नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लीड मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आने वाले समय में ढेर सारे एग्जाम्स बचे हैं। आरआरबी क्लर्क 20 फरवरी को, आईपीएस क्लर्क 28 फरवरी को, आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 मार्च 6 को, फेज़ 2 मतलब कि मेंस अप्रैल 1 को, ईसीजीसी और एनपीएस के एग्ज़ाम भी लाइनअप में हैं। उन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको उसमें इमेंसली हेल्प करेगा। दोस्तों, अभी प्राइवेटाइजेशन की काफ़ी खबरें आ रही हैं कि 5-6 महीने बाद मिड साइज बैंक का प्राइवेटाइज किया जाएगा पहले। तो उन सब बातों को अब थोड़ा उस पर ध्यान नहीं दे। अगर आपको जॉब चाहिए तो अभी अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि काफ़ी लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका फोकस जॉब पे होना चाहिए, उन सब चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इस वीडियो को। अभी हाल में ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में 6 लोग होते हैं, उसमें से 3 लोग आरबीआई के होते हैं और 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो जो आरबीआई की तरफ से वो होते हैं वो हैं, एक तो शक्तिकांत दास खुद हो गए, फिर दूसरे मृदुल सागर जी हैं, और फिर माइकल पात्रा। वहीं सरकार की तरफ से आसिमा गोयल, जयंत वर्मा और शशांक भिड़े। आप ये नाम बस याद रखना, यह 6 लोग होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है यह हर एक 2 महीने में एक बार होता है, जिसके कारण इसको बाई मंथली एमपीसी मीट भी बोलते हैं। तो यह छठा मीन्स 6th एमपीसी मीट था, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो यह जो फरवरी में एमपीसी मीट के परिणाम आए हैं यह फरवरी और मार्च के लिए वैलिड होगा। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर FY22 में पहला एमपीसी मीट होगा और उसके फिर परिणाम आएंगे, तो उसको हम देखेंगे। तो इसमें पॉलिसी रेट जो हैं वह हैं आपको दिए गए हैं, और यह रिजर्व रेशियो है। आपको इनके बारे में आइडिया ज़रूर होगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक आगे नहीं भी है, तो मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। पहला, रेपो रेट क्या होता है। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट। तो बैंक और आरबीआई के बीच एक एग्रीमेंट होता है, उसी को रेपो रेट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि बैंक जो है आरबीआई से पैसे लेती है, फंड फंड बोलिए या पैसे बोलिए, आरबीआई बैंक लेता है और उसको अपना जीसे कोलेट्रल के रूप में देता है। यहाँ पे एक कैच है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, एक तो बैंक को अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर के फॉर्म में रखने होते हैं। एसएलआर क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बैंक के जितने भी डिपॉजिट हो रहे हैं उसका 18% बैंकों को जीसेक के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में रखना होता है, और इस पर बैंक इंटरेस्ट कमाती है। तो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक क्या है, वह आरबीआई को नहीं रख सकता है कोलेट्रल के फॉर्म में। फिर क्या है कि जब उसके ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिर जब वापस हो जाएगा तो आरबीआई इस पर मीन्स 4% इंटरेस्ट लेता है। इसी का उल्टा हो जाता है रिवर्स रेपो में। बैंक अपना जो सरप्लस अमाउंट होता है वह आरबीआई को जमा कर देते हैं, और फिर उस पर क्या है, शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट कमाते हैं। कितना? यह है 3.35%। तो रेपो और रिवर्स रेपो में जो भी डिफरेंस है वह है -0.65% का। ये आप याद रखना। और इस दोनों कॉरिडोर को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अब इसको ध्यान रखना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो में यह होता है कि बैंक जो है वह आरबीआई से फंड तो उठाते हैं, बट जो इसमें कोलेट्रल के रूप में रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें भी रखते हैं। लेकिन यह रेपो से अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो जीसेक होता है वह एसएलआर वाला डाल सकते हैं। मीन्स कोई भी कमर्शियल बैंक है वह अपना एसएलआर कोटे का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें डाल सकता है और उसके एवज में पैसे उठा सकता है। और ऐसा नहीं कि कितना ही पैसे उठा पाए, बैंक में जितना डिपॉजिट हुआ रहता है तो उस एनडीटीएल का 1% ही, मान लीजिए 1% के आसपास आरबीआई को दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। उसी तरह बैंक रेट क्या हो गया, कोई भी बैंक है जो सीआरआर एसएलआर नहीं रखती है तो उसको फिर आरबीआई जो है 4.25% इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसका यूज काफ़ी कम ही आजकल होता है। ज़्यादातर इस केसेस में होता है कि जो कम बैंक जो है सीआरआर एसएलआर को फॉलो नहीं करते हैं उस पर आरबीआई डायरेक्ट पेनल्टी लगाता है, और वो 4.25% के इक्वल होता है। इतना आपको ध्यान है। अब आपको बता दें कि रेपो रेट से जो मार्जिन MSFR है वो हमेशा 0.25% ज़्यादा होगा, या इसके साथ टाइप कर दिया गया है रेपो रेट के साथ। और रिवर्स रेपो जो भी है वह 0.65% का डिफरेंस है। इस दोनों को ऐड करके जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉरिडोर विड्थ। एग्जाम में पूछा जाए कि अभी कॉरिडोर विड्थ कितना है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे 25 + 65, तो 90 हो गया। तो 90 बेसिस पॉइंट है। 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है, तो अभी जो कॉरिडोर विड्थ अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो वो हो गया 0.9%। इतना आप याद रखना। वहीं इस साल का जो बजट का स्टांस रखा गया है उसको बोला गया है
एकोमोडेटिव। तो एकोमोडेटिव स्टांस है, इसका मतलब क्या है? इसका सरल भाषा में मतलब यही है कि अगली बार जब मीटिंग होगा तो आरबीआई जो है वह अपना जो ये रेपो रेट है 4%, उसको बढ़ाएगी नहीं, बल्कि घटा सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। या तो अनचेंज रखेगा या फिर घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। इसको बोलते हैं एकोमोडेटिव स्टांस। ये सारी बातें आपने देखी। अब देखते हैं हाइलाइट्स के बारे में। सबसे पहले है रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो 10.5% आरबीआई ने बोला है। यहीं पे आपको मैं बता दूं कि आईएमएफ ने बोला है 11.5% और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है 11%। तो 0.5% का डिफरेंस है, 0.5 का, और आरबीआई ने बोला 10.5%। तो आप इस तरह रिलेट करके इसको याद रखें। फिर है सीपीआई इन्फ्लेशन। देश में इन्फ्लेशन का एक टारगेट है कि 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, या उसको ऐसे बोलते हैं कि 4%, 2% ±2% के बैंड में होना चाहिए। तो ये उसी के बारे में डेटा दिया गया है कि Q4 में कितने थे और Q3 में कितने थे। आप इसको याद रखना। अभी सरकार ने बोला कि सरकार के अगले साल का बजट एस्टिमेट में ये आया है कि फिजिकल डेफिसिट 6.8% के आसपास रहेगा, और उसकी भरपाई के लिए सरकार भारी मात्रा में 12 ट्रिलियन मार्केट से बोरो करेगा। तो इसके लिए सरकार अपना बॉन्ड जारी करेगा। तो अभी से उसका सप्लाई काफ़ी बढ़ जाएगा बॉन्ड का। तो अगर सप्लाई जैसे कि बढ़ जाएगा तो फिर उसके प्राइस गिर जाएंगे, और बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों। तो फिर क्या है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। ये आप बस मोटे मोटे शब्दों में याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, आपको ये बता दें कि बैंक के पास जितना ही पैसा कोई डिपॉजिट करता है उसका एक्स अमाउंट उनको सीआरआर के फॉर्म में रखना होता है। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं कमाते हैं, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो है, कैश उनको रखना होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं कमाते हैं, घाटे का सौदा है। वहीं एसएलआर क्या होता है कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या है कि जीसेक या गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, उस पर बैंक इंटरेस्ट कमाते हैं। तो कोरोना आया था तो इसको 4% घटा कर 3% किया गया था, बट इसको फिर से ऑटोमेटिकली मार्च में 3.5% और मई में 4% ये ऑटोमेटिकली सीआरआर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखना। फिर है टीएलटीआरओ वन टाइप स्कीम, जो कि बैंक के लिए अनाउंस हुए थे, उसको एनबीएफसी के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। अब ये टीएलटीआरओ क्या है? इसका फुल फॉर्म है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो यह अलग कैसे है रेपो रेट से? क्योंकि इसमें भी लास्ट में आरओ है। होता इसमें यह है, ये मार्च 2020 में आया था बैंकों के लिए। इसमें होता यह है कि जैसे रेपो में क्या है कि यह शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देती है और उसके बाद में पैसे उठाती है, जैसे 15 दिन 20 दिन या शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन वहीं कोई बैंक 3 साल 4 साल के लिए अगर पैसे उठा ले आरबीआई से, तो वह फिर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में चला जाता है। फिर टीएलटीआरओ क्या है, टारगेटेड क्या है? अगर आरबीआई बैंक को एक क्राइटेरिया ऐड कर दे एक और, कि आप इतने पैसे उठा रहे हैं लेकिन आपको उस पैसे का एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको कोई पर्टिकुलर काम में डालना है, जैसे कि पीएमसी क्राइसिस हो गया तो उस बैंक में डालना है, या फिर आईएलएफएस क्राइसिस हो गया उस बैंक आपको डालने ही डालने हैं। तो होता क्या है कि फिर यह काफ़ी टारगेटेड हो जाता है। तो इस कारण इसको टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बोलते हैं। फिर आगे देखें तो इसको एनबीएफसी के लिए एक्सटेंड किया जाएगा टीएलटीआरओ को। फिर अभी शिकायतों के लिए कस्टमर को अलग अलग जाना पड़ता है, और हर जगह आरबीआई के अलग अलग अधिकारी बैठते हैं। तो उन सबको एग्रीगेट किया जाएगा और एक वन नेशन वन ऑम्बड्समैन बनेगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक क्या था कि अगर सरकार को पैसे चाहिए होते थे तो वो आरबीआई से पैसे लोन के रूप में लेता था, और आरबीआई को जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता था। आम इंसान को अगर जीसेक में इन्वेस्ट करना है तो फिर अलग तरीके से, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह से खरीदने होते थे। अब क्या है कि आम इंसान भी गिल्ट अकाउंट बनाकर डायरेक्टली सरकार के जीसेक खरीद सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिसीजन हुआ है। इससे क्या होगा कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठा पाएगी, क्योंकि डायरेक्टली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जेब से वो पैसे निकाल सकती है। तो जीसेक होता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी। और आरबीआई ने इसको बोला है रिटेल डायरेक्ट। इस सारी चीज़ का नाम है रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी। सो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी टू अलाउ रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सेस टू जीसेक मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, रोड मैप्स टू बी अनाउंस्ड लेटर। तो ये मोटा मोटी ये सारी बातें थी जो एमपीसी मीट में निकल कर आई। आशा आपको मज़ा आया होगा। बढ़ते हैं आगे। भारत और श्रीलंका में जो एक करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट हुआ था वह कंक्लूड हो गया है। अब कुछ बैंक्स न्यूज़ को देखते हैं। आईसीआईसीआई ने मफजी बैंक के साथ एमओयू साइन किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि मफजी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ का बैंक है, या जापान का बैंक है। इससे पहले आईसीआईसीआई ने कुछ इसी कारणों से इन्फाइनाइट इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, पोर्टल लॉन्च किया था। क्या है ये? तो आईसीआईसीआई लॉन्च ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेन कंपनीज लुकिंग टू एस्टैब्लिश और एक्सपांड बिजनेस इन द कंट्री। अगला न्यूज़ देखते हैं।
लीडिंग पावर सेक्टर लेंडर पीएफसी मीन्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने $500 मिलियन का 10 ईयर मीन्स बॉन्ड उठाया है और इसका कूपन रेट ये है 3.35% और ये मैच्योर होगा 2031 में। अब बस इतना याद रखना कि पीएफसी ने $500 मिलियन उठाए हैं। फिर है कि इनसाइडर ट्रेडिंग करने के कारण किशोर बियानी को बैन कर दिया गया है। किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप के सीईओ थे। फ्यूचर ग्रुप को अभी उन्होंने रिलायंस के हाथों बेचा था। फिर इकोनॉमिक सर्वे का एक न्यूज़ है, जहाँ इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो होगा उसमें आपको बताया जाएगा अच्छे से। फिलहाल के लिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक डिक्रीज्ड फ्रॉम 8.21% एट द एंड ऑफ मार्च 2020 टू 7.49 एट द एंड ऑफ सितंबर 2020। तो आप इस डेटा को याद रखना कि मार्च में 8.21% था, घट के 7.49% सितंबर में आ गया। फिर है फेड फर्स्ट किसने लॉन्च किया, तो फेड नाम में ही है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप ज़रा उस नाम को ध्यान से देखना। जैसे आई मोबाइल फेड फर्स्ट है तो इसके नाम में फेड है तो फेडरल बैंक का होगा और फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह एलुआ कोची में है। फिर एक स्कीम है प्रसाद स्कीम, यह भी न्यूज़ में है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको लॉन्च करती है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस। आपको पता है कि इस साल हरिद्वार में महाकुंभ होना है, या बजट में आया है, तो आप उस चीज़ को याद रखना। देखते हैं कुछ अपॉइंटमेंट। जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के सीईओ हैं वह हट गए हैं और अब वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। नए सीईओ हैं एंड्रयू जैसी। ये अमेजोन का जो सबसे बड़ा यूनिट है जिससे अमेजोन कमाती है, अमेजोन वेब सर्विसेज, उनको यह लीड करते हैं। एसएन सुब्रमण्यम यह चेयरमैन बने हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल के। ऐसे इन सबको आप डायरेक्टली ऐसे याद रखना कि सुब्रमण्यम जी बने हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल के। अपने माइंड में आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज कुछ होंगे उससे आप रिलेट करके अपने माइंड में इसको बैठा लेना। फिर अजय सिंह यह फिर से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, या पहले भी थे, फिर से इन्हीं को चुना गया है। प्रवीण सिन्हा अपॉइंट हुए हैं एक्टिंग चीफ ऑफ द एजेंसी में सीबीआई के लिए मीन्स ये अपॉइंट हुए हैं। अब बस हल्का भी दिमाग में रखोगे, एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो बना दोगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीधर वेम्बू इनको भी पद्मा अवार्ड से मिला था, तो इनको अपॉइंट किया गया है। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। अभी एक बोर्ड बना है एनएसएबी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, जिसको कि लीड करेंगे अजीत डोभाल जी, तो उनमें इनको अपॉइंट किया गया है। और ये श्रीधर वेम्बू कौन है, तो ये जोहो के फाउंडर है। जोहो एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर पहले कैलिफोर्निया में था, अब उसको शिफ्ट करके इन्होंने कैलिफोर्निया से तमिलनाडु में कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर भाव्या लाल यह कौन है, तो इंडियन अमेरिकन भाव्या लाल वाज अपॉइंटेड बाय नासा एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस स्पेस एजेंसी। तो ये भी अपॉइंटमेंट से न्यूज़ है। हाल में ही यह क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन अमेरिकन राजाचारी सिलेक्टेड बाय नासा फॉर स्पेसएक्स मिशन। तो स्पेसएक्स मिशन के लिए किसे चुना गया है, जो कि इंडियन अमेरिकन है, जो राजाचारी है। इन दोनों को आप याद रखना। फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, विश्वनाथ गौर। चंडी प्रसाद मोहंती बने हैं वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। फिर है कृतज्ञ हैकाथॉन। तो इसे किसने लॉन्च किया, कृतज्ञ हैकाथॉन, तो जो ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने उसने इस हैकाथॉन को चालू किया ताकि देश के जितने भी KVKS वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं वह सब मिले और अपना कुछ इनोवेटिव दिमाग लगाकर कुछ क्रिएट कर पाएँ। फिर तात्मा दाव, यह तात्मा दाव म्यांमार के मिलिट्री को बोलते हैं, जिसने फरवरी 1 की सुबह म्यांमार पे कब्जा कर लिया। म्यांमार का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर है कि भारत सिल्क का कितना नंबर प्रोड्यूसर है, तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि हाल में ही भारत में इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर वर्चुअली हुआ और चाइना नंबर 1 पे है। अभी SBI IPS में कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछे गए थे, जैसे कि ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वह US हो गया था। फिर कोल का पूछा गया था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वह चाइना हो गया था। तो आप इसको भी याद रखना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस तरह सिल्क का मैंने आपको बताया। फिर है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो यह अभी एक रिपोर्ट आया है, उसके तहत महाराष्ट्र ने टॉप किया है जस्टिस डिलीवरी में। फिर है स्टारडस्ट बायोफ्यूल। ये जो स्टारडस्ट है यह पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च होगा जो कि बायोफ्यूल पे चलेगा। बायोफ्यूल मेजरली 2 प्रकार के होते हैं जो कि आजकल इस्तेमाल में है। पहला एक इथेनॉल हो गया और दूसरा बायोडीजल हो गया। तो इन दोनों को रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते आगे देखते हैं ओबिचुअरीज और रिटायरमेंट। तो ये सारे लोग हैं जो कि या तो जिनका डेथ हो गया या फिर रिटायरमेंट ले लिए, तो आप इनको देख लेना। क्रिस्टोफर प्लमर, जॉर्ज स्कल्ट, अख्तर अली, ब्रूस टेलर, टोनी ट्रैबर्ट, पॉल कर्जन। तो इन लोगों का देहांत हो गया
ये सारे बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि कोई नोबेल प्राइज़ विनर है, कोई टेनिस प्लेयर था, कोई न्यूजीलैंड क्रिकेटर था, तो इसमें से पूछे जा सकते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या था, इस तरह से पूछा जाता है। या फिर प्रोफेशन आपको दिया जाएगा, नाम पूछ लिया जाएगा, तो आपके दिमाग में हल्का सा भी आइडिया रहेगा, तो आप इसको आराम से बना लोगे। ऑप्शन देखने के बाद ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं। फिर अशोक डिंडा जो कि भारत के लिए फास्ट बॉलिंग करते थे, वो सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया है, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। फिर है बुक्स नॉवेल्स, किसको किसने लिखा, तो प्लेटफॉर्म स्किल को लिखा है संगीत पॉल चौधरी ने। फिर दलाई लामा का भी एक बुक आया है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसको एडिट किया है रेणुका सिंह ने। फिर जो यस बैंक के सीईओ थे राणा कपूर, उनके ऊपर आया एक बुक यस मैन, इसको लिखा है पवन सिंह लाल ने। विनीत वाजपेयी का एक नोवेल आया है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। और झुम्पा लहरी का एक दशक के बाद एक किताब आया है, नोवेल आया है वेयर अबाउट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल में एयर इंडिया समिट हुआ बेंगलुरु में, थीम क्या था, थीम था इन्हांस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये जगह इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉपर, तो रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप फ्रॉम 5% टू 2.5% अनाउंस्ड इन द बजट, तो 5% से घटाकर 2.5% इम्पोर्ट ड्यूटी कर दिया गया है। तो आप इस डेटा को बस याद रखना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। फिर है कि यह जो अमल स्पेस क्राफ्ट है, इसको किसने रिलीज किया है, तो अमल है, अमल का मतलब अरबिक में होप है, तो इसको यूएई ने किया है, यह यूएई का मिशन है मार्स के लिए। फिर लैलेंडर डैम, लैलेंडर डैम बाय इंडिया इन अफगानिस्तान फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन काबुल, तो भारत के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में बन रहा है स्वच्छ पानी के लिए यह लैलेंडर डैम। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आपने बजट में देखा कि आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो उसको 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना है, कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल के बाद। अगर ऑनर जो है उसको स्क्रैप के रूप में बेचता है तो उसको नया गाड़ी खरीदने पे टैक्स या सब्सिडी मिलेगा। फिर है कि आत्मनिर्भरता जो वर्ड है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो आखिरकार आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020, ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड ऑफ 2020 में उसको दर्जा दिया गया है। फिर एसकेओ प्रोजेक्ट क्या है, यह स्क्वायर किलोमीटर एरो ऑब्जर्वेटरी, तो ये बहुत सारी एंटीनास को मिलाकर एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बन रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। इसका हेडक्वार्टर है यूके यूनाइटेड किंगडम में। और यह जो एंटीना सेट वगैरह हो रहे हैं साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इन सब में हो रहा है। फिर 2 आईआईटी की न्यूज़ थे, आईआईटी खड़गपुर ने एमओयू साइन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, क्यों, फॉर बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज, इसको कि शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम में BASIC बेसिक। फिर है IIT BHU मीन्स IIT बनारस, तो इसने भी एमओयू किया है रोड एंड सेफ्टी के लिए। बस कीवर्ड को याद रखना, इससे आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ज़्यादा अगर किसी चीज़ के बारे में आप जान लोगे तो फिर कन्फ्यूज भी हो जाओगे एग्जाम में, तो आपको इतना ही बताया जाता है कि कीवर्ड आपको पता हो, एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है, तो यह चेन्नई में है। उसी तरह आप याद रखना कि जो पोंग डैम वेटलैंड है यह है हिमाचल प्रदेश में। यह न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे अभी माइग्रेटरी बर्ड्स काउंट किए गए थे, वह लगभग 1 लाख के आसपास थे। फिर अभी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड का रैंकिंग हुआ, उसमें वीचैट जो चाइना का एक मोबाइल ऐप है वह टॉप किया, रिलायंस जो भारत की तरफ से 5वें नंबर पे रहा, फेरारी दूसरे पे रहा, और एक तीसरे पे कौन रहा, तो रसिया का एक बैंक है एसबर्ड। आप ये याद रखना, क्योंकि बैंक है और ये नंबर 3 पे है तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आप इसको याद रखना। फिर क्या है कि बजट 21 के बारे में है, तो इस बजट 21 में क्या बोला गया है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ये हमने देख ही लिया। इंडिया एंड बहरीन रिन्यूएबल एनर्जी, तो फर्स्ट मीटिंग अभी जो हुआ है एमओयू साइन हुआ भारत और बहरीन के बीच में, किस कारण के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो आप बस यह पॉइंट याद रखना कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत और बहरीन के बीच समझौता हुआ है। फिर कपिला कैंपेन क्या है, गवर्नमेंट लॉन्च एक कपिला कैंपेन जिसका कि फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो यह बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी और पेटेंट के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, क्योंकि भारत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट में काफ़ी पीछे है। देखते हैं खबर, हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिसने कि ई कैबिनेट लाया। तो HP हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक द एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ द कैबिनेट पेपरलेस बाय इंप्लीमेंटिंग ई कैबिनेट एप्लीकेशन। फिर अभी शूटिंग का ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ, इसमें भारत ने 11 मेडल जीते जिसमें कि 4 गोल्ड था और भारत टॉप पे रहा। शूटिंग के क्षेत्र में ही भारत ने आज तक ओलंपिक में एकमात्र इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीता है, अभिनव बिंद्रा ने उसको 2008 बीजिंग में जीता था। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट, तो आपने कल के वीडियो जो बजट का उसमें आपने देखा कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट किसमें किसमें करने जा रही है, तो उसमें एक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भी है, उसी को दिया गया है। फिर असम सरकार ने 2 स्कीम जारी किया है, एक है प्रज्ञान भारती और दूसरा है भाषा गौरव,
क्यों किया है? टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू कॉलेज स्टूडेंट एंड लिटरेरी बॉडीज ऑफ द स्टेट। तो अपने बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इंडेक्स बाय EIU, इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट ने यह डेमोक्रेसी इंडेक्स लाया है। इसमें भारत का रैंकिंग है 53rd। और इस बार का टाइटल क्या है रिपोर्ट का? वह है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। और टॉप किसने किया? तो वह है नॉर्वे। फिर दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितना लोकेशन हुआ है। इसमें लोकेशन हुआ है 16,000 करोड़ रुपया फिजिकल ईयर 21-22 में। और विराट कोहली एज ए ब्रांड अभी ब्रांड वैल्यू के रूप में इन्होंने ये टॉप किया पूरे इंडिया में। नंबर 2 पे अक्षय कुमार है, इनका ब्रांड वैल्यू है $237.7 मिलियन US। तो काफ़ी ज़्यादा है ये। नंबर 2 पे अक्षय कुमार है जिनका लगभग 120 मिलियन के आसपास है, तो डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। युद्ध अभ्यास 16th एडिशन ऑफ इंडो US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ ये युद्ध अभ्यास। जो रूट इंग्लिश स्पीकर मीन्स इंग्लैंड के क्रिकेट कैप्टन है टेस्ट के। जो रूट बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन हिज 100th टेस्ट। तो अपने 100वें टेस्ट में डबल सेंचुरी मारने वाले पहले खिलाड़ी बने। आपको एक और बात बता दें कि पूछा गया था कि इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें इंग्लैंड के कैप्टन कौन थे? तो वो ओवेन मॉर्गन थे। अभी IPS के एग्जाम में पूछा गया था, आप इसको भी याद रखना। फिर क्या है कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे हो रहे हैं यह भी पूछा गया था हाल के एग्जाम्स में। मेलबॉर्न में हो रहा है। और आज तक सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविक ने, लगभग 8 बार। तमिलनाडु ने जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग बड़ौदा। और क्रिकेट के कुछ और घरेलू टूर्नामेंट है जिसका नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी। आप इनको याद रखना। कैलिफोर्निया बेस्ड फिनटेक स्टार्ट प्लेटफॉर्म पेपाल विल सर्ट डोमेस्टिक बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 1, 2021। तो ये पेपाल भारत में अपना डोमेस्टिक बिजनेस बंद करेंगे और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। दोस्तों इसमें देखते हैं डेट, डे और थीम। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वह है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। यह 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था बीट लेप्रोसी, एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया फरवरी 1 को, और यह 45वां रेजिंग डे था, 45th रेजिंग डे था। फिर है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड पे आपने 2 खबर देखा अभी हाल में ही कि एक तो पोंग डैम कहाँ पे है, वह हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा पहला वेटलैंड कंजर्वेशन चेन्नई में बना हुआ है। तो वेटलैंड आप वहाँ से रिलेट करना कि फरवरी 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे था, इसलिए वो सारी चीज़ें हुई थी। तो थीम इस बार क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। फिर है वर्ल्ड कैंसर डे, वेरी इंपॉर्टेंट। थीम है आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेटर्निटी, थीम था ए पाथवे टू द फ्यूचर, और ये 4 फरवरी को यह भी था। फिर 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड जो हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके 100 साल पूरे हो गए। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यह एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। और फरवरी 6 को था इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, और इसका थीम था नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यह थे फरवरी वीक 1 के इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस। इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जैसे जैसे आपको मैंने बताया है डायरेक्ट उसी कीवर्ड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जब एग्जाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप हमारे कोर्सेज इनरोल करो। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ उनका हालत कुछ इस तरह है, शुतुरमुर्गी की तरह, ऑस्ट्रिच जिसको बोलते हैं। वह अपना, आप समझ पा रहे होंगे, वह इधर उधर से कंटेंट पढ़ते हैं हज़ारों जगह से और एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपके पास समय काफ़ी कम है, आप समझो इस बातों को। कंपटीशन रिलेटिव है, आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करना पड़ेगा। हम जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होता है, रिसर्च बेसिस होता है, आपका समय बचाते हैं। तो उस मायने में हम काफ़ी यूनिक हैं। तो आप समझो इस बातों को और अपना सर निकालो रेत से और आगे भागो कंपटीशन में और अपना जॉब सुनिश्चित करो। RBI गेट के लिए फेज 1 मीन्स फुल कोर्स हमारे ऑनगोइंग रनिंग है, तो फुल कोर्स में जरूर इनरोल करें। अगर आपने इससे पहले हमारे जनरल अवेयरनेस कोर्स में इनरोल कर रखा है तो आप डिफरेंस पे कर सकते हैं। जैसे आपने मानिए जनरल अवेयरनेस कोर्स RBI का परचेज कर रखा है, तो जो फुल कोर्स का जो प्राइस है 5100 काफ़ी अफोर्डेबल है। मार्केट में सबसे कम प्राइस पे सबसे अच्छा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, तो आप डिफरेंस पे कर सकते हैं और उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। वहीं पे अगर आपको फिर भी डर है, आप फेज़ 2 फुल कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो यह केवल फेज 1 के लिए कंप्लीट कॉम्बो है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा और जनरल अवेयरनेस की पूरी सुविधा मिलेगी, जिससे आप 70+ आसानी से जनरल अवेयरनेस में ले आओगे और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे। तो जरूर आप इनरोल करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, दोस्तों को भी मोटिवेट करो कि इनरोल करें, कंपटीशन में भाग लें और एक हेल्दी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। यह हमारे जनरल अवेयरनेस का एनुअल कोर्स है, यह काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। 28 फरवरी तक यह वैलिड रहेगा, मीन्स इसका वैलिडिटी दिसंबर 2021 तक के लिए है, लेकिन अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस है, वह 28 फरवरी को खत्म हो जाएगा। तो आप इसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें इनरोलमेंट करेंगे तो आपको हर एक महीने का 100 रुपये के आसपास पड़ता है और आपको पूरा कंटेंट जनरल अवेयरनेस का आसानी से मिलेगा। तो यह इससे अच्छा डील कुछ और नहीं हो सकता है
कि आप बेहतर स्पेशलाइज्ड चीज़ पढ़ें। जनरल चीज़ें पढ़ के आप एग्ज़ाम में जाओगे, कन्फ्यूज होके काफ़ी समस्या आएगी, वो आप बेहतर जानते हो। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का हल्ला काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इस साल आप ऐसा करो कि आपका जॉब सुनिश्चित हो जाए। ज़्यादा टाइम इसमें लगाओ नहीं, जो भी हाथ में है उस पर कस के मेहनत करो और इधर उधर ज़्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारी सर्विसेज का आनंद लें और हम इंश्योर करते हैं आपको कि आप काफ़ी अच्छा करेंगे हमारे सर्विसेज का हेल्प लेके और अपनी आप जॉब सुनिश्चित कर पाएंगे। आपको पता हो हम बहुत तरह से हेल्प करते हैं आपको, इंटरव्यू से लेके तरह तरह की चीज़ों में। तो जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वह कृपया करके और लोगों को भी बताएं, तो इससे क्या है कि एक डोमिनो इफेक्ट आएगा। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।